सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, यह शब्द महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z हिस्ट्री ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह की शौर्य गाथा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, वीर भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हें पूरा देश ईश्वर की तरह पूजता है। उनके बलिदान की गाथा पूरा देश बड़े ही गर्व से गाता है। लेकिन आज की नई पीढ़ी को शहीद आजम भगत सिंह के विचार, उनका देश प्रेम, उनके बलिदान की गाथा किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने पर मजबूर किया था, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 27 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म होता है जो पंजाब के लायलपुर ज़िला के बंगा नामक गांव में हुआ था, जो अब लाहौर पाकिस्तान में है। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल के विरोध में जेल की सजा काट रहे थे। यह सब देखकर भगत सिंह के अंदर स्वतंत्रता के भाव बचपन में ही जागृत हो गए थे। भगत सिंह बचपन से ही सामान्य बालकों से बहुत अलग थे। उनके खेल अलग थे। जब वो खेलते थे तो दो गुट बना लेते थे और उसके बाद युद्धाभ्यास करते थे। भगत सिंह के हर काम में उनके वीर और निर्भीक होने के प्रमाण मिलते हैं। वह बचपन से ही आक्रामक स्वभाव के थे। एक बार उनके पिताजी खेत में बीज बो रहे थे तो भगत सिंह ने अपने पिता से पूछा, यह क्या कर रहे हो? उनके पिता ने कहा, इस एक बीज से पेड़ तैयार होगा और उसमें बहुत सारे फल लगेंगे। तो भगत सिंह दौड़ करके घर आते हैं और अपने पिता की बंदूक ले जा करके मिट्टी में दबाने लगते हैं। उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, भगत यह क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह कहते हैं, इससे बंदूक का पेड़ तैयार होगा और उसमें बहुत सारी बंदूक लगेंगी जो अंग्रेज़ों को भगाने में काम आएंगी। जब भगत सिंह के स्कूल जाने का समय आया तो उन्होंने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल में शिक्षा लेने से मना कर दिया और अपना एडमिशन दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कराया। भगत सिंह बचपन से ही बहुत होशियार थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। दोस्तों, इनके जीवन का नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह उस हत्याकांड के अगले ही दिन 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अमृतसर जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। वहां पर लाशों के ढेर देखकर उनके अंदर ब्रिटिश हुकूमत से बदले की भावना जागृत हो जाती है। वह महज 12 साल की उम्र में ही उस खून से सनी हुई मिट्टी का तिलक करते हैं और सौगंध लेते हैं कि इस हत्याकांड का बदला भगत सिंह जरूर लेगा, और वापस घर आ जाते हैं। वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि गांधी जी अपने इस आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने पर मजबूर कर देंगे और मेरा देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी अपना यह आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे भगत सिंह जैसे तमाम देशभक्तों को बहुत बुरा लगता है और वो उसी दिन से गांधी जी की विचारधारा से अलग हो जाते हैं। भगत सिंह सोच लेते हैं कि अहिंसा से देश आज़ाद नहीं होगा, इसके लिए बंदूक उठाना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है भगत सिंह के साहस और बलिदान की गाथा। दोस्तों, अपने कॉलेज के दिनों में ही भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण शर्मा समेत कई अन्य क्रांतिकारियों से हुई, लेकिन भगत सिंह की मित्रता सुखदेव से बहुत ही प्रगाढ़ थी। दोस्तों, उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार भारतीयों पर चरम पर था। यह सब देख भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसी बीच भगत सिंह के माता पिता भगत सिंह की शादी की बात करते हैं, किंतु
भगत सिंह कहते हैं, आज़ादी से पहले मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी। भगत सिंह के यह शब्द सुनकर उनके माता पिता बहुत आहत होते हैं, लेकिन भगत के देश प्रेम के आगे बेबस थे। इसी बीच भगत सिंह कानपुर आ जाते हैं। कानपुर में आज़ादी के एक और दीवाने पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से उनकी मुलाकात होती है। ये जोड़ी ऐसी थी जो 100 ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुला देती थी। इस जोड़ी ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। इस जोड़ी का ब्रिटिश हुकूमत के अंदर इतना खौफ था कि नाम सुनते ही ब्रिटिश हुक्मरान की पैंट गीली हो जाया करती थी। भगत सिंह कई मैगजीन और समाचार पत्रों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रामक लेख लिखते थे, जिससे देश के युवा ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करें। इस चक्कर में वो जेल गए, लेकिन उनके पिता ने 60,000 रुपये का जुर्माना भरकर भगत सिंह को रिहा करा लिया। लेकिन आज़ादी का यह दीवाना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका तो सपना सिर्फ आज़ादी थी, उससे कम कुछ भी नहीं था। इसी दौरान ब्रिटिश हुकूमत एक साइमन कमीशन नाम का बिल ला रही थी, जिसका विरोध सभी देशवासी कर रहे थे। इस जुलूस की अगुवाई लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला जी की मृत्यु हो जाती है। लाठीचार्ज का आदेश जेम्स स्कॉट ने दी थी, जिससे भगत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। किसी भी कीमत पर भगत सिंह स्कॉट को मारना चाहते थे। योजना बनती है, लेकिन जयगोपाल सही से स्कॉट को पहचान नहीं पाते हैं। भगत सिंह और उनके साथी पुलिस मुख्यालय के सामने ही एक पुलिस अधिकारी को स्कॉट समझकर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जिसकी हत्या की जाती है वह स्कॉट नहीं होता है, लाहौर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और रातों रात पूरे लाहौर में पर्चे चिपका देते हैं कि सैंडर्स की हत्या करके लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। उसी पर्चे में नीचे HSRA लिख देते हैं, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। पूरे देश की पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों को ढूंढने लगती है, लेकिन भगत सिंह भेष बदल कर दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से कलकत्ता निकल जाते हैं। 1 साल बीत जाता है, भगत सिंह को पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। तभी भगत सिंह वापस लौटते हैं और योजना बनाते हैं कि हम लोग दिल्ली की नेशनल असेंबली में बम फोड़ेंगे। जो बिल ब्रिटिश हुकूमत पास करना चाहती है, हम उसका विरोध करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। कोर्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बात देश के आम लोगों तक जाएगी। इसके लिए 2 लोगों का चयन किया जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर नेशनल असेंबली में बम फेंक देते हैं, जिससे अंग्रेज पूरी तरह से तिलमिला उठते हैं। भगत सिंह चाहते तो धुएं की आड़ लेकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, कोर्ट में पेश हुए। लेकिन ये सब ब्रिटिश हुकूमत एक नाटक कर रही थी। असल में उन्हें फांसी देना है, यह ब्रिटिश हुकूमत पहले ही तय कर चुकी थी। भगत सिंह के ऊपर 2 केस चलाए गए, एक असेंबली में बम फेंकना और दूसरा सैंडर्स की हत्या करना। भगत सिंह जेल में भी चुप नहीं रहे। वहां रहकर भगत सिंह 64 दिन की भूख हड़ताल की, बहुत सारे देशभक्ति के लेख लिखे और जेल के अंदर से क्रांतिकारियों में जोश भरते रहे। भगत सिंह जेल में रहते हुए 300 किताबें पढ़ी और इसी बीच 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स मर्डर केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत फांसी की सज़ा सुनाती है और 24 मार्च 1931 को फांसी देने की तारीख मुकर्रर करती है, जिससे पूरे देश में आक्रोश पैदा हो जाता है। पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। जगह जगह ब्रिटिश हुकूमत का विरोध होता है। जैसे जैसे 24 मार्च नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पूरे देश को ये फांसी मंजूर नहीं थी। जब जेलर ने फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह की आखिरी इच्छा पूछी, तो भगत सिंह ने लेनिन की ऑटोग्राफी पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उन्हें लेनिन की ऑटोग्राफी पढ़ने की इजाज़त दी गई, लेकिन देश में बढ़ते विरोध को देखकर ब्रिटिश हुकूमत ने
आनन फानन में फांसी 24 की जगह 23 मार्च को देने की तैयारी कर डाली। जब जेलर भगत सिंह को फांसी के लिए लेने गया तो भगत सिंह ने कहा, इस किताब का एक पन्ना बचा है, इसे पढ़ लेने दो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्हें वह पन्ना पढ़ने दिया गया। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बाहों में बाहें डालकर भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे नारों के साथ खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से कहा, मुझे फांसी देने से पहले मेरे हाथ पैर न बांधे जाएं, मेरे मुंह को काले कपड़े से न ढका जाए। हालांकि हाथ पैर तो नहीं बांधे गए, लेकिन कानून के मुताबिक फांसी देने से पहले भगत सिंह का मुंह काले कपड़े से ढक दिया गया। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भारत माता के ये तीनों सपूत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, इसी तरह की और भी बलिदानियों की शौर्य गाथा सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z हिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।